चलो दोस्तों, आज हम लोग भारत में चुनाव व्यवहार की प्रवृत्तियां एवं चुनाव सुधार के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्टोरल बिहेवियर क्या है भारत के वोटरों का, और इलेक्टोरल रिफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या भारत में लिए गए हैं, उनको भी देखेंगे। भारत में जो मतदान व्यवहार है, यहाँ हम निर्वाचन व्यवहार यानी इलेक्टोरल बिहेवियर के तहत मतदान व्यवहार वोटिंग बिहेवियर पर चर्चा कर रहे हैं। भारत में चुनाव प्रणाली की केंद्रीय विशेषता है कि यह अनुच्छेद 326 में उल्लेखित सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार पर आधारित है। भारत में जो चुनाव प्रणाली है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर आधारित है, यानी सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का है, किसी भी जाति, कास्ट, धर्म, संप्रदाय, किसी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, वो वोट डालने का अधिकारी होगा। इवन मतलब अगर वो भारत का नागरिक है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 28 के माध्यम से अनुच्छेद 326 के प्रावधान को लागू किया जाता है कि संसद के किसी भी सदन या क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची होगी। तो संसद के किसी भी सदन या क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची होगी और किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या उनमें से किसी भी आधार पर मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। मतदान व्यवहार राजनीतिक व्यवहार का ही वह रूप है जिसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है कि मतदाताओं को कौन सी परिस्थितियां अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती हैं, कौन से मुद्दे उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो भारत के मतदाताओं के भारत के जो वोटर्स हैं के व्यवहार को कई कारक प्रभावित करते हैं। इसमें से जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, राष्ट्रीय हित, राजनीतिक व दलीय विचारधारा, ऐतिहासिक विरासत आदि प्रमुख हैं। भारत में जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, राष्ट्रीय हित, राजनीतिक एवं दलीय विचारधारा है, ऐतिहासिक विरासत है, ये सभी जो मुद्दे हैं भारत में वोटिंग बिहेवियर को कहीं गाइड करते हैं। आधुनिक अर्थतंत्र व तकनीक विकास के युग में चुनावी राजनीति का जारीकरण यानी मार्केटिंग ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कारपोरेट जगत एवं सोशल मीडिया भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व बन गए हैं। भारत में चुनावी सर्वेक्षण की शुरुआत कोई हाल फिलहाल की घटना नहीं है। भारतीय मतदाताओं के मत एवं रुझानों को मापने के लिए संस्थात्मक स्तर पर किए जाने वाले जन मत के सर्वेक्षण की पहली शुरुआत 1950 के दशक में शुरू हो चुकी थी। डॉक्टर एरिक डिकोस्टा ने अमेरिकी संस्था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की तर्ज पर 1950 के दशक के आरंभ में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की स्थापना की थी। उन्हें भारत में चुनाव का अध्ययन करने वालों में अगवा का श्रेय दिया जाता है। डॉक्टर एरिक डिकोस्टा को भारत में जनमत सर्वेक्षण का पिता माना जाता है। वे पेशे से एक अर्थशास्त्री थे जिनकी प्राथमिक रुचि उपभोक्ता से संबंधित अध्ययनों में थी, लेकिन उन्होंने भारत में आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर जनमत सर्वेक्षण भी प्रारंभ किया। IIPO भारत का पहला संगठन था जिसने चुनाव सर्वेक्षण किया था। IIPO के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्तर पर भी चुनाव के अध्ययन के प्रयास किए जाते हैं। BM सिरसीकर ने 1967 में संपन्न आम चुनाव के दौरान सर्वे के आधार पर पुणे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का अध्ययन किया था। फिर भारत में मतदान व्यवहार की प्रकृति के अध्ययन एवं विश्लेषण की शुरुआत द्वितीय आम चुनाव यानी कि सेकंड जो जनरल इलेक्शन हुए थे 1967 के बाद शुरू हुई। चौथे आम चुनाव यानी 1967 के बाद इस प्रक्रिया ने जोर पकड़ा। भारत में मतदान व्यवहार मापने की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय एल्डर्स बिल्ड को दिया जाता है। एल्डर्स बिल्ड एवं CDS सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के विद्वान बसीरुद्दीन अहमद को दिया जाता है। तो CDS के जो विद्वान हैं बसीरुद्दीन अहमद एवं एल्डर्स बिल्ड को दिया जाता है। इन दोनों विद्वानों ने 1967 व 71 में संपन्न आम चुनावों का अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण संचालित किया। संस्थात्मक स्तर पर पूरे भारत में सैंपल सर्वे पर आधारित आम चुनावों के अकादमिक अध्ययन की शुरुआत विकासशील समाज अध्ययन पीठ CSDS दिल्ली द्वारा 1960 के दशक में शुरू की गई। इनका अध्ययन राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन NES के नाम से लोकप्रिय था। पहला राष्ट्रीय चुनाव अध्ययन भारतीय मतदाताओं के राजनीतिक व्यवहार, मत एवं रुझान के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए 1967 में संचालित किया गया था। जनमत सर्वेक्षण की लोकप्रियता 1980 दशक में बढ़नी शुरू हुई जब प्रणब राय ने भारतीय मतदाताओं के मिजाज को जानने के लिए चुनाव के दौरान जनमत सर्वेक्षण आरंभ किया। 1989 में प्रणब राय ने पहली बार मार्केटिंग एंड रिसर्च ग्रुप के सहयोग से एग्जिट पोल संचालित किया। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में जनमत सर्वेक्षण उद्योग के अगले चरण के विकास का गवाह है।
मीडिया ने चुनावों के दौरान सर्वेक्षण संचालित कराने के लिए विभिन्न मार्केट रिसर्च संगठनों को शामिल करना आरंभ कर दिया। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य मतदाताओं के मिजाज को जानना एवं चुनावों के परिणामों की भविष्यवाणी करना था। मार्केट रिसर्च एजेंसीज जैसे AC निल्सन, ORG मार्क के अतिरिक्त नए संगठन जैसे सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज डेवलपमेंट एंड रिसर्च सर्विसेज, सी वोटर आदि भी जनमत सर्वेक्षणों एवं एग्जिट पोल के इस उद्योग में भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार की व्याख्या करने के लिए शामिल होने लगे। मतदान व्यवहार के संदर्भ में जो आनुभविक एवं तथ्यात्मक अध्ययन हुए, उनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करता है जो बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक एवं बहुजातीय तत्वों पर आधारित है। इतने बड़े विविधतापूर्ण समाज में न तो वोट डालने का एक निश्चित मापांक हो सकता है और न ही निश्चित प्रारूप। योगेंद्र यादव भारतीय राजनीति का विश्लेषण करते हुए इसकी लोकतांत्रिक राजनीति को 3 चरणों में बांटते हैं। तो पहला चरण है 1952 से 1967 तक, इसे कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो यह रजनी कोठारी द्वारा वर्णित कांग्रेस प्रणाली वाला चरण था। हालांकि उस काल में दलीय व्यवस्था थी, चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न हो रहे थे, पर एक दलीय प्रभुत्व था, यानी कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। योगेंद्र यादव का मानना है कि पाकिस्तान में अयूब खान व इंडोनेशिया में सुकर्णो के अधिनायकवादी नेतृत्व में जो डायरेक्टेड डेमोक्रेसी निर्देशित लोकतंत्र का मॉडल विकसित हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति भारतीय लोकतंत्र की निर्णय प्रक्रिया पर तो लागू नहीं होती थी, पर विचार के स्तर पर भारतीय लोकतंत्र निर्देशित लोकतंत्र की श्रेणी में आता था। तो अगर आप लिटरली देखें तो भारत में डायरेक्टेड डेमोक्रेसी नहीं थी। क्यों? क्योंकि चुनाव हो रहे थे और बाकायदा सभी पार्टियां चुनाव में भाग ले रही थी, लेकिन भले भाग ले रही थी लेकिन हमेशा एक ही पार्टी जीतती थी। तो हम इसे एक प्रकार से प्रैक्टिकल सेंस में निर्देशित डेमोक्रेसी या एक प्रकार से डायरेक्टेड डेमोक्रेसी कह सकते हैं। नेहरू का करिश्माई नेतृत्व धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी विचारधारा का बोलबाला था। इस दौर में मतदान व्यवहार पर कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान ही मुख्य तत्व था। हालांकि इस एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था में विचारधारात्मक ध्रुवीकरण नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि केवल कांग्रेस के ही लोग एक प्रकार से सब कुछ कर रहे थे। विचारधाराएं अलग अलग थी। मतलब जो जयप्रकाश नारायण थे या लोहिया जी थे, सबकी विचारधाराएं अलग अलग थी। सब अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ते थे। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ये चुनाव नहीं लड़ते थे या भाग नहीं लेते थे या उनको भाग नहीं ले पाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब सब व्यवस्थाएं थी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल सेंस में जब क्योंकि कांग्रेस ही हर बार जीती थी, तो एक प्रकार से डायरेक्टेड डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं। आम जनता की राजनीतिक समझ व भागीदारी अभी निम्न स्तर की थी, लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं था। अच्छा, कांग्रेस ने हमें आज़ादी दिलाई, तो चलो उसी को वोट करते हैं। और नेहरू जी तो थे ही मुख्य चेहरा, तो लोग कांग्रेस को ही वोट किया करते थे। अंग्रेजी पढ़ा लिखा उच्च वर्गीय तबका राजनीतिक सत्ता पर हावी था। तो एक प्रकार से जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा हुआ उच्च तबका था, वो पूरी तरह से सत्ता पर काबिज था। वही सत्ता को एक प्रकार से डायरेक्ट कर रहा था। ऑरेंज लिस्टफार्ट ने कांग्रेस की छाता प्रवृत्ति के कारण उसे विविध हितों वाला एक विशाल गठबंधन बताया। रजनी कोठारी ने कांग्रेसी व्यवस्था को एकमत दल या आम सहमति का दल कांग्रेस व दबाव वाले अनेक दल कांग्रेस के इर्द गिर्द के गैर कांग्रेसी दल की व्याख्या की है। तो कांग्रेस एक आम सहमति का दल था और दबाव वाले अनेक दल थे। फॉर एग्जांपल जो एक प्रकार से प्रजा पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी थी, तो ये सब कांग्रेस के इर्द गिर्द ये गैर कांग्रेसी दल थे और ये दबाव समूह का काम एक प्रकार से कर रहे थे, क्योंकि इनके पास इतनी क्षमता नहीं थी या इतने ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं थे कि ये कांग्रेस को 1-to-1 फाइट में एक प्रकार से मुकाबला कर सकें, चुनौती दे सकें। दूसरा चरण ये कांग्रेस विपक्षी प्रणाली का चरण कहा जाता है 1967 से 1989 तक। इस चरण की शुरुआत 1967 के चौथे आम चुनाव हुए थे में हुई, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ये चुनाव एक भूकंप की तरह था। हालांकि केंद्र में तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत सरकार आ गई थी, पर 9 राज्यों में कांग्रेस विरोधी सरकारें आई। तो के कामराज, अतुल्य घोष, एस.के. पाटिल जैसे बड़े सिंडिकेट नेता चुनाव हार गए। कांग्रेस का एकाधिकार टूट गया। इस चुनाव के बाद क्षेत्रीय दलों ने जन्म लेना स्टार्ट कर दिया। नक्सलवादी जो आंदोलन हुआ था 1967 में आरंभ हुआ। अब जनवादी राजनीति के साथ साथ जनवादी राजनीति भी हावी होने लगी। राजनीति प्रतिस्पर्धा कड़ी होने लगी। चौधरी चरण सिंह ने गांव, किसान एवं कृषि को मुद्दा बनाकर औद्योगिकरण की राजनीति को चुनौती दी। उत्तर में समाजवादियों और दक्षिण में द्रमुक यानी डीएमके जैसी पार्टियों ने पिछड़ों को शक्ति संपन्न बनाने की राजनीति शुरू कर दी। क्षेत्रीय दलों में
अंगड़े पिछड़े की लामबंदी आरंभ की। पिछड़े और दलितों में सत्ता की भागीदारी के प्रति लोकतांत्रिक आशावाद का संचार हुआ। लोक लुभावनवाद के विभिन्न आयामों, फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ 1971 के 5वें आम चुनाव का नारा था। जनता पार्टी की अंत्योदय योजना, चौधरी चरण सिंह की कृषि उत्पादों के उचित दाम एवं देवीलाल की किसान कर्जा माफी की जो मांग थी, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का कार्य किया इस दौर में, यानी 1967 से लेकर 1989 तक के काल में। तीसरा चरण 1990 के बाद का है, इसे पोस्ट कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है, उत्तर कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। इसे सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज कहते हैं योगेंद्र यादव, तो इसको भी याद रखिएगा कि लोकतंत्र की पहली लहर 1970 के दौरान कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी की समाजवादी एवं जनवादी राजनीति के अंतर्गत आई। योगेंद्र यादव के अनुसार 1970 के इस प्रथम लोकतांत्रिकरण की लहर में डेमोक्रेटिक अपसर्ज के बाद 1990 के दशक में द्वितीय लोकतांत्रिक जन उफान या लहर आई। तो ये सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज था। 1970 के बाद, यानी 1990 के दशक में। इस दशक में सामाजिक वंचना, हाशियाकरण एवं पिछड़ेपन से पीड़ित सभी समूहों को सत्ता में भागीदारी बढ़ी। विचारधारा की बजाय पहचान की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी टू पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, ने यहाँ पर एक प्रकार से अपना पांव जमाना स्टार्ट कर दिया। भारतीय राजनीति का मंडलीकरण, दलितीकरण, हिंदूकरण एवं बाजारीकरण हुआ। बाजारीकरण में एलपीजी आया, हिंदूकरण में एक प्रकार से जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से बीजेपी आगे लेकर आई, और 1992 में एक प्रकार से बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ। उसके बाद दलितीकरण की राजनीति हुई, मंडल, यहाँ पर आरक्षण भी जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था, मंडल का मंडल। तो तीन नियम प्रसिद्ध थे, मंडल का मंडल एवं मार्केट, मतदान व्यवहार के निर्धारित तो बन गए। उत्तर कांग्रेस प्रणाली आई, कांग्रेस राज्य दर राज्य पिछड़ती गई। योगेंद्र यादव एवं सुहास पलेस्कर ने के अनुसार प्रभुत्व से गठजोड़ यानी हेजमनी टू कन्वर्जेंस का दौर आ गया, कोलिशन का दौर आ गया। अब कांग्रेस अपने दम पे बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। हरीश खरे ने भारतीय राज्यों की राजनीति व कांग्रेस की भूमिका को 3 भागों में बांटा है, 3 चरणों में बांटा है। तो पहला है 1947 से 1971, ये राज्य के लिए कांग्रेस, तो राज्य राजनीति में अपरिहार्य थी। राज्य के लिए सरकार, तो राज्य के लिए सरकार इसमें कौन थे? कांग्रेस। तो राज्य राजनीति में कांग्रेस अपरिहार्य थी। फिर राज्य की राजनीति, तो 1947 से 1971 तक राज्य के लिए राजनीति हुई, इसमें कांग्रेस राजनीति में अपरिहार्य थी। 1971 से 1991 में राज्य की सरकार कांग्रेस कमजोर हो रही थी, और 1991 के बाद राज्य की आश्रयहीनता का काल यानी कांग्रेस का सफाया होना शुरू हो गया। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो वर्ग है, जाति है, धर्म है, भाषा है, क्षेत्र है, लिंग है, वंशवाद है और नेतृत्व। तो देखते हैं वर्ग कैसे महत्वपूर्ण है। वर्ग की संकल्पना चाहे कार्ल मार्क्स के संदर्भ में देखें या मैक्स वेबर के संदर्भ में, आर्थिक निहितार्थ ही महत्वपूर्ण है, यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज बेसिक स्ट्रक्चर। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से वर्ग ऐसे लोगों का समूह है जो किसी विशेष उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत एक जैसी स्थिति के आधार पर पहचाने जाते हैं। तो वर्ग ऐसे लोगों का समूह है, फॉर एग्जाम्पल सर्वहारा, तो इनकी किसी एक, फॉर एग्जाम्पल पूंजीवादी जो व्यवस्था है के अंतर्गत एक ऐसी स्थिति के आधार पर पहचाने जाते हैं। तो लोगों का समूह है जो किसी विशेष उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत एक जैसी स्थिति, तो सर्वहारा है, मजदूर है, उनकी एक जैसी स्थिति होती है के आधार पर पहचाने जाते हैं। ऐसा समूह या तो उत्पादन प्रणाली यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन का स्वामी होता है या अपने जीवन निर्वाह के लिए श्रम पर आधारित होता है। एक वर्ग संपत्तिशाली एवं शक्तिशाली होता है और दूसरा वर्ग पराधीन व संपत्तिहीन होता है। इसके अलावा समाज में एक मध्यम वर्ग भी होता है, किंतु उसकी स्थिति अस्थिर रहती है। मैक्स वेबर के अनुसार वर्ग उन लोगों के समूह हैं जो श्रम बाजार में एक जैसी स्थिति रखते हैं। तो मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि वर्ग उन लोगों का समूह है जो श्रम बाजार में एक जैसी स्थिति रखते हैं। वर्ग की संकल्पना भारत में भी मतदान व्यवहार एवं राजनीतिक व्यवहार का प्रमुख निर्धारक तत्व रही है। भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर वर्गीय संबंधों का बड़ा प्रभाव रहा है। वह चाहे उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, वह चाहे कामगार वर्ग हो या नव मध्य वर्ग हो, वह चाहे उपासित वर्ग हो या सबाल्टर्न क्लास हो अथवा दलित हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, मतदान व्यवहार को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। भारतीयों के मतदान व्यवहार पर वर्ग के प्रभाव को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंडियन स्टेट, लक्ष्मी की खोज में भारतीय राज्य की
राजनीतिक अर्थव्यवस्था 1947 में लिखा है कि भारत में वर्ग राजनीति नहीं रही, भारत में वर्ग राजनीति नहीं रही, वर्ग की अवधारणा यहाँ सदैव हाशिए पर रही, सीमित रही। किंतु जॉन हैरिस ने भारतीय राजनीति में वर्ग के महत्व को स्वीकार किया। हैरिस के अनुसार राजनीतिक विश्लेषण की एक श्रेणी के रूप में वर्ग की संकल्पना बिल्कुल धूमिल नहीं है। यदि हम वर्ग की सीमित राजनीतिक भूमिका के तर्क को स्वीकार करते हैं तो भारतीय राजनीति में मध्य वर्ग की जो केंद्रीय राजनीतिक भूमिका रही है उसकी अनदेखी हो जाएगी। रोनाल्ड जे हेरिंग ने अपने लेख भारत में जाति की राजनीति क्लास पॉलिटिक्स इन इंडिया 2013 में आती है, जॉन हैरिस वाले मत के समर्थन में लिखते हैं कि राजनीति चाहे जो रूप ले, वर्ग की अवधारणा जीवन व चयन के भावी वितरण एवं राजनीति के नए रूप की निर्धारक कारक बनी रहेगी। योगेंद्र यादव और सुहास पालेसकर तथा केसी सूरी की प्रसिद्ध पुस्तक पार्टी कंपटीशन इन इंडियन स्टेट 2014 में आती है, जिस उत्तर कांग्रेस प्रणाली पोस्ट कांग्रेस सिस्टम 1989 के बाद की स्थिति की चर्चा की गई है, उसका मुख्य कारण क्या है? पिछड़ा वर्ग एवं दलित वर्ग का कांग्रेस से अलगाव। कहीं ना कहीं जो पोस्ट कांग्रेस सिस्टम आया है उसका कारण क्या था? पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी जो वर्ग था, और दूसरा एक प्रकार से जो दलित सेक्शन था वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं क्रुद्ध हो गया, कांग्रेस से अलग हो गया, या कांग्रेस को उतना ज़्यादा सपोर्ट उसने किया नहीं। योगेंद्र यादव, संजय कुमार एवं ओलिवर हीथ ने अपने लेख द बीजेपी न्यू सोशल ब्लॉक 1999 में सीडीएस द्वारा चुनावी नतीजों एवं देशव्यापी चुनाव बाद सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर आधारित एक विश्लेषण में मध्य वर्ग के उभार तथा उसकी भूमिका को नए सामाजिक ब्लॉक गुट के रूप में वर्णित किया। 1996, 1998, 1999, 2004, 2019 के आम चुनावों में बीजेपी की जीत के पीछे इसी मध्यम वर्ग की भूमिका थी। इस न्यू सोशल ब्लॉक में शहरी नवधनाढ़, मध्यम वर्ग, उच्च जातियों, भूमिपति एवं किसान शामिल थे। योगेंद्र यादव, संजय कुमार आदि 1990 के बाद जिस द्वितीय लोकतांत्रिक जनउत्थान सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज की चर्चा करते हैं उसमें कांग्रेस धीरे धीरे अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति जनजातियों एवं ग्रामीण व गरीब मतदाताओं पर निर्भर हो गई। उच्च जातियां, अन्य पिछड़े वर्ग एवं उच्च एवं मध्यम वर्ग कांग्रेस के हाथों से निकलकर भाजपा एवं अन्य दलों में चले गए। बढ़ती हुई किसान जातियों सहित उच्च एवं प्रभावशाली जातियां तथा सापेक्षिक रूप से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त मध्यम वर्ग एक नए सामाजिक ब्लॉक न्यू सोशल ब्लॉक के रूप में उभरा, जो भाजपा के वोट का आधार बना। तो बीजेपी का ये एक प्रकार से ट्रेडिशनल ब्लॉक बना, वोट बैंक। अब जाति के बारे में हमने देखा ही कि जाति भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो भारतीय राजनीति परंपरा में जाति चुनावी व्यवहार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। टोफी जेफरी लॉर्ड ने अपने लेख कास्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया 2013 में लिखते हैं कि भारतीय जनता अपना मत पार्टी को नहीं देते बल्कि वह अपना मत जाति को देते हैं। तो भारत के मतदाता हैं वो अपने किसी पार्टी को मत नहीं देते, अपनी जाति को मत देते हैं। तो इंडियन पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट टू एनी पार्टी बट दे वोट फॉर देयर कास्ट। जेफरी लॉर्ड के अनुसार 1990 के दशक में प्रारंभ हुई पहचान की जो राजनीति है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, वह तीक्ष्ण सामाजिक राजनीतिक दरारों के कारण मतदाताओं के मतदान व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। मंडल कमीशन व राम जन्मभूमि आंदोलन ने जाति, समुदाय व धर्म के आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण स्टार्ट कर दिया है। जेफरी लॉर्ड ने जाति को हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां जातियां पदसोपानीयता की प्रक्रिया में लामबंद होने की बजाय अपने समूह एवं हितों की पहचान पर लामबंद हुई है। योगेंद्र यादव, संजय कुमार एवं ओलिवर हीथ से संबंधित बीजेपी से संबंधित जिस न्यू सोशल ब्लॉक की चर्चा की है उसमें उच्च जातियों की भूमिका अहम रही है। फिर लुई ड्यूमोंट, जाति बाकी सभी विचारधाराओं से ऊपर की विचारधारा है। जाति बाकी सभी विचारधाराओं से ऊपर की विचारधारा है। तो अल्टीमेटली आप किसको कास्ट करेंगे अपना वोट, ये डिसाइड करता है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। भारत में जाति का राजनीतिकरण इस हद तक हो गया है कि जाति के बगैर यहाँ मतदान व्यवहार का विश्लेषण असंभव सा है। सुरेंद्र यस जोधका लिखते हैं कि भारत में जाति समुदाय एक महत्वपूर्ण चुनावी उत्पाद है जो एक दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य करता है। अनिल कोठारी लिखते हैं कि भारतीय जनता जाति के आधार पर संगठित होती है, जाति के आधार पर वोट डालती है, अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना पड़ता है। यह जाति का राजनीतिकरण है, यानी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट है। कोठारी का तर्क है कि भारत में जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं डालती बल्कि इसको प्रोत्साहित करती है। तो जाति एक सोशल फोर्स की तरह, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह भारत की जो
सामाजिक परिवर्तन है, आधुनिकीकरण है, उसको एक प्रकार से प्रभावित करती है, उसको पॉजिटिवली प्रभावित करती है। फिर डीएल सेट के अनुसार डीरिचुअलाइजेशन यानी बी कर्मकांडीकरण और जाति के राजनीतिकरण की प्रक्रिया ने भारत में जाति के धर्मनिरपेक्षीकरण सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट की प्रक्रिया एवं नए मध्यम वर्ग को जन्म दिया है। रोल्फ के अनुसार जातियां लोकतांत्रिक अवतार है, जातियां लोकतांत्रिक अवतार है, जातियां आधुनिकता की एजेंट हैं, या एजेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। एम श्रीनिवासन ने 1990 के बाद की स्थितियों के लिए कहा कि राजनीति में जाति का नया अवतार देखने को मिला है। श्रीनिवासन ने सेंट्रलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है, डोमिनेंट क्लास का भी कॉन्सेप्ट दिया है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि भारत में जाति सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। केरला में इजावा साम्यवादी दल का वोट बैंक है, केरल में इजावा साम्यवादी दल का वोट बैंक है। आंध्र प्रदेश की राजनीति कामा एवं रेड्डी तथा कर्नाटक की राजनीति लिंगायत एवं बुक्का लिंगा जातियों पर केंद्रित। फिर गुजरात में क्षत्रिय, बनिया, ब्राह्मण, पाटीदार यानी पटेल, महाराष्ट्र में मराठा, महार एवं ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश में यादव, जाटव, दलित सवर्ण पिछड़ों की राजनीति होती है। रुडोल्फ ने जाति को लोकतांत्रिक अवतार कहा है। वहीं रजनी कोठारी ने इसे जातियों का लोकतांत्रिकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कास्ट कहा है। रजनी कोठारी राजनीति व जाति दो तरफा यातायात है। जो लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं वो जातियों से वोट चाहते हैं, वहीं जातियां सत्ता पुरस्कार चाहती हैं। तो नेक्स्ट है लिंग। तो जेंडर कैसे प्रभावित करता है मतदान व्यवहार को, उसको देखते हैं। तो 2014 से पूर्व जेंडर का कारक मतदान व्यवहार का विश्लेषण महत्वपूर्ण कारक नहीं था। भारत जैसे पुरुष प्रधान समाज में महिला वोटर भी अपने परिवार की इच्छा अनुसार वोट डालती रही हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां पुरुष मतदान 67% था, वहीं महिला मतदान सिर्फ 1% कम था, 66% था। 1970 के दशक में महिलाओं द्वारा इंदिरा गांधी के समर्थन में मतदान को अपवाद माना जाता है, पर 1990 के दशक में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों में हास्यकृत समूहों के साथ साथ महिलाओं की भी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। राजेश्वरी देशपांडे ने योगेंद्र यादव के चुनावी सर्वेक्षणों के आधार पर लिखा कि महिलाओं की मतदान प्रकृति को समझने के लिए जेंडर का कारक पर्याप्त नहीं हो सकता है। कई बार महिलाओं का मतदान व्यवहार लिंग की बजाय जाति, वर्ग व धर्म जैसे अन्य समीकरणों से तय होता है। तो केवल जेंडर एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। अगर हम महिला मतदानों के जो व्यवहार है, महिला मतदाताओं के जो व्यवहार है उसको समझने का प्रयास करें तो क्योंकि वो केवल और केवल महिलाएं बस नहीं होती हैं, वो किसी जाति की होती हैं, किसी वर्ग से बिलोंग करती हैं, वो किसी न किसी धर्म से बिलोंग करती हैं। तो महिला होना बस काफ़ी नहीं है। आप अगर मुस्लिम समुदाय से हो तो बट ऑब्वियस है कि आप बीजेपी जैसी पार्टियों को वोट नहीं दोगे। आप अगर है ना पर्टिकुलर कास्ट से हैं तो आप उसी कास्ट के जो व्यक्ति हैं उनको देंगे। तो आपकी कहीं ना कहीं जो जेंडर वाली है, आपकी जो एक प्रकार से जो महिला की आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं छुप के रह जाती है जाति, वर्ग या संप्रदाय के नाम पर। इसका अर्थ क्या है कि 1990 के दशक के बाद जेंडर का तत्व भी भारतीय राजनीति में एक मुख्य निर्धारक तत्व के रूप में उभरा। फिर धर्म एवं सांप्रदायिकता। तो भाजपा एवं कांग्रेस देश के दो बड़े राजनीतिक दल हैं। दोनों ने ही धर्म एवं संप्रदाय की राजनीति को प्रकट व अप्रकट रूप में अपनाया है। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया जाता है, तो भाजपा हिंदुत्व को खुल्लम हिंदुत्व की राजनीति करती है। 2005 में गठित सच्चर कमेटी ने 2006 में जब रिपोर्ट जारी की, इसमें मुसलमानों को आरक्षण देने की सिफारिश की, तो भाजपा ने इसे धार्मिक पृथकतावाद के रूप में परिभाषित करते हुए उसका विरोध किया। जबकि इससे पहले फरवरी 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार इस द्वारा न्यायमूर्ति वेंकट चलई की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग यानी द नेशनल कमीशन टू द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने 31 मार्च 2002 को 2 खंडों में अपनी रिपोर्टें जारी की, ने पहली बार मुस्लिम पिछड़ेपन को आरक्षण से जोड़ा था। धार्मिक आधार पर पृथक राज्यों की मांग की जाती है। अकाली दल द्वारा सिख होमलैंड की मांग, नागालैंड में ईसाइयों द्वारा पृथक राज्य की मांग के इसके उदाहरण है। अल्पसंख्यकों की शारीरिक सुरक्षा, समतामूलक व्यवहार एवं आर्थिक पिछड़ेपन का प्रश्न उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। भाषा। तो तमिलनाडु ने डीएमके के राजनीतिक सुदृढ़ीकरण में हिंदी भाषा के विरोध की राजनीति का महत्वपूर्ण हाथ था। कहीं न कहीं जो हिंदी भाषा थी उसे राष्ट्रभाषा न बनने देने में, उसका विरोध करने में जो डीएमके पार्टी है उसने अपनी जो राजनीति है वो चमकाई है एक प्रकार से। आंध्रा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं के निर्माण में भाषा ही महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। इवन जो पहला भाषा के आधार पर बना राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, 1953 में बनाया गया था ना। पोट्टी श्री रामाचार्लू की जो एक प्रकार से मौत हुई थी एजिटेशन के दौरान, उसके बाद नेहरू ने
से गठन किया था। 2014 के चुनाव में भाजपा लहर का सबसे अधिक प्रभाव हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहा। फिर क्षेत्र तो दमनिस्तान की राजनीति, नखलिस्तान यानी पंजाब की राजनीति, उसमें असम में उल्फा एवं बोडोलैंड, महाराष्ट्र में शिवसेना व मनसे की भूमिपुत्र एवं मराठी मानूस की राजनीति मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। इसमें भूमिपुत्र की अवधारणा शामिल है। लीडरशिप तो 1952 से 67 तक के प्रथम 3 आम चुनावों में रजनी कोठारी द्वारा वर्णित कांग्रेस सिस्टम में नेहरू के करिश्माई नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व ने मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का काम किया। 2014 और 2019 के आम चुनाव में हर घर मोदी व मोदी लहर से प्रभावित जो नारे थे, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। राज्यों की राजनीति भी, फॉर एग्जाम्पल जो अन्नादुरई है तमिलनाडु के, एन टी रामाराव आंध्र प्रदेश की, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, नवीन पटनायक उड़ीसा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के व्यक्तित्व से प्रभावित रही है। मोदी लहर पर सवार हो 2014 के बाद भाजपा ने केंद्र व राज्यों में जो प्रभुत्वकारी सफलता प्राप्त की है, प्रताप भानु मेहता ने इसे अब बीजेपी डोमिनेंट सिस्टम कहा। सिस्टम डोमिनेटेड बाय बीजेपी। बीजेपी डोमिनेंट सिस्टम कहा है किसने? भानु प्रताप मेहता ने। फिर लोकतांत्रिक वंशवाद तो केंद्र में कांग्रेस व कमोबेश प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय दल वंशवाद से संचालित हैं, चाहे वो एसपी हो, आरजेडी हो, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं। एवं जो उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी है बीजेडी, वहाँ भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं। इवन तो 2014 का आम चुनाव महंगाई, भ्रष्टाचार व सबका साथ सबके विकास के साथ साथ लोकतांत्रिक वंशवाद के नाम पर भी लड़ा गया था। तो बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत व गांधी नेहरू परिवार मुक्त भारत का आह्वान किया था। पॉल वालाज ने अपनी संपादित पुस्तक इंडियाज 2014 इलेक्शन 2015 में लोकतांत्रिक वंशवाद को चुनाव का महत्वपूर्ण तत्व माना है। कंचन चंद्रा ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज: स्टेट, पार्टी एंड फैमिली इन कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स 2016 में हालांकि मौलिक रूप से वंशवाद का समर्थन नहीं किया, पर फिर भी उन्होंने लिखा है कि लोकतांत्रिक वंशवाद एक आधुनिक एवं संस्थात्मक परिघटना है। अपने वर्तमान रूप में वंशवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि कई मामलों में यह भारतीय लोकतंत्र के लिए लाभदायक है, क्योंकि इसने हाशियाकृत एवं सीमांत समूहों के राष्ट्रीय समावेशन को आगे बढ़ाया। चलते हैं 17वीं जो लोकसभा चुनाव है 2019 में, उसको थोड़ा सा एक बार विश्लेषण करते हैं उसका। 17वीं लोकसभा के चुनाव 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक 7 चरणों में संपन्न कराए गए। मतदान 67.11% हुआ, जो अब तक की रिकॉर्ड मतदान था। 2014 में 16वां आम चुनाव हुआ था, उसमें 1.1% ज़्यादा एक प्रकार थे, मतलब उससे भी ज़्यादा 16वीं जो लोकसभा थी उससे भी ज़्यादा 1.1% वोट पड़ा था इसमें। सर्वाधिक मतदान में लक्षद्वीप, वहाँ पर 89.96% हुआ था। सेकंड में त्रिपुरा था 82.2%। 17वीं लोकसभा के चुनाव में इस बार भी बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने एक प्रकार चुनाव लड़ा था। एनडीए में भाजपा थी, शिवसेना थी, जनता दल यूनाइटेड थी नीतीश कुमार की। ये अच्छी पार्टी है, जब चुनाव आता है तो साथ में आ जाती है, जब फिर चुनाव गायब हो जाता है कहीं ना कहीं ये चले जाते हैं। अकाली दल, बादल अब अलग है। फिर नेशनल पीपल्स पार्टी, संगम पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी आज थी। कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए ने चुनाव लड़ा। तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में कौन कौन शामिल थे? कांग्रेस थी, डीएमके पार्टी थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी शरद पवार वाली, फिर जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस और जेडीयू आज शामिल थे इसमें, देवगौड़ा वाली। और तो उत्तर प्रदेश में महागठबंधन था, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी शामिल थी। फिर एनडीए ने 353 सीटें जीती थी, यूपीए ने 52 सीटें जीती, महागठबंधन ने 15 सीटें जीती, 5 एसपी ने, 10 बीएसपी ने। बाकी दलों को प्राप्त सीटें तो कुल 8 दल इसमें थे। तो एक प्रकार से 17वीं लोकसभा चुनाव में 8 राष्ट्रीय दल थे। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हो गए हैं। चुनाव आयोग ने अप्रैल 2023 में 3 पार्टियों यानी सीपीआई, एनसीपीएन, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने की घोषणा की है, जिसकी घोषणा 15 मई 2023 को जारी की गई। 2019 में कुल 37 पार्टियों का प्रतिनिधित्व था। ये आप देख सकते हैं, बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, डीएमके को 24 सीटें मिली थी। फिर
टीएमसी को या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को एक प्रकार से 22 सीटें मिली थी। वाईएसआर कांग्रेस को 22 सीटें और बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। लोकसभा में सीट प्रतिशत कितना था, तो बीजेपी ने टोटल सीटों का 55.8% सीटें जीती थी। आईएनसी ने 9.57%, फिर डीएमके ने 4.41%, एआईटीसी ने 4.05%, वाईएसआर कांग्रेस ने 4.05% और बीएसपी ने 1.84%। वोटों का ये सीटों का प्रतिशत है, तो 545 सीटें हैं, उनमें से कितने परसेंट सीटें किसके पार्टी के पास रहीं। वोटिंग प्रतिशत, तो बीजेपी को 37.36% वोट मिले, कांग्रेस को 19.49% वोट मिले, डीएमके को 2.26%, फिर एआईटीसी को 4.04%, वाईएसआर कांग्रेस को 2.53% और बीएसपी को 3.63%। एनसीपी 5 सीटें जीती, सीपीआईएम ने 3 सीटें और सीपीआई ने 2 सीटें जीती और नेशनल पीपल्स पार्टी ने 1 सीट जीती थी। तो 2014 से 2019 का जो अंतर देख लेते हैं। भाजपा को 282 सीटें मिली थी 2014 में, यहाँ पर 303 सीटें मिली, यानी 21 सीटों का इसको एक प्रकार से फायदा हुआ था। कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी, वामन इसमें जीती, मतलब 8 सीटें ज़्यादा पाई। बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 सीटें मिली थी, इस बार 10 सीटें मिल गई। फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 34 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 12 सीटों का घाटा हुआ इसको, ये 22 सीटें ही प्राप्त कर पाई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी पार्टी है, ये 9 सीटें पाई थी पहले, 3 में रह गई, यानी 6 सीटें इसकी घट गई। 17वीं लोकसभा चुनाव है, 78 महिला सांसद ने चुनाव जीता, जो 14% है टोटल जो सांसद हैं भारतीय संसद में। जबकि 16वीं लोकसभा में 62 महिलाओं ने एक प्रकार से चुनाव जीता था लोकसभा का। 1952 में 489 सीटों के लिए 1864 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव में 542 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसके लिए 8026 उम्मीदवार मैदान में थे। अब भारत में चुनाव सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो रेहान अली के अनुसार स्वायत्त एवं संवैधानिक निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान सभा की एक विशिष्ट खोज है। वाकई में भारतीय निर्वाचन आयोग एक विशिष्ट निर्वाचन आयोग है। इस विशेषता के 4 कारण हैं। पहला, मुख्य लोकतांत्रिक देशों में भारत ही एकमात्र देश है जहां निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दर्जा भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक प्रदान किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों ने निर्वाचन आयोग को संसदीय अधिनियम यानी एक प्रकार से स्टैट्यूटरी लॉ के तहत बनाया है इसको। फिर भारतीय निर्वाचन आयोग को जो संता प्राप्त है वह अन्य देशों को नहीं दी गई है। अन्य संघात्मक देशों में केंद्र व राज्यों के अलग अलग निर्वाचन आयोग हैं, जबकि भारत में केवल एक निर्वाचन आयोग है जो केंद्र के भी चुनाव करवाता है, राज्य के भी चुनाव करवाता है। चुनाव आयोग का वार्षिक बजट भारत की संचित निधि पर आधारित है। चुनाव सुधार, तो इसमें भारत में 1960 के दशक के अंत में चुनाव सुधारों की जरूरत तेजी से महसूस होने लगी थी। चुनाव के कानून में सभी दृष्टिकोण में संशोधन का सुझाव देने के लिए 1970 में पहली बार संसदीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग होने के साथ ही इस समिति का जीवन भी समाप्त हो गया। 1971 में नई लोकसभा गठन के बाद संसद के चुनाव कानून में संशोधन पर श्री जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया, जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में। तो भारत में चुनाव सुधार पर जो समितियां बनी हैं उनको देख लेते हैं एक नज़र में। तारकुंडे समिति 1974 में बनती है, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में बनती है। फिर बीके कृष्णा अय्यर समिति 1994 में, अजीत गुप्ता समिति 1998 में, राजनीति के प्राधिकरण पर बोहरा समिति 1993 में, चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधार पर तनखा समिति 2010 में बनती है। चुनाव सुधारों की दिशा में आवश्यक उपायों का पता लगाने और उनकी पहचान करने के उद्देश्य से और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के विस्तृत अध्ययन के लिए 1977 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग ने चुनाव सुधारों के संबंध में अपनी 117वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। विधि आयोग के चुनाव सुधारों संबंधित 244वीं रिपोर्ट इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन चुनावी अयोग्यता और 255वीं जो रिपोर्ट थी वो चुनाव सुधार इलेक्टोरल रिफॉर्म पर थी। चुनाव सुधार की संरचना में सुधार, तो संविधान सभा के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक चुनाव एवं चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 324(2) चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है।
अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत का एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए अन्य आयुक्तों को भी नियुक्त कर सकता है। हालांकि 1950 से 1989 तक चुनाव आयोग की संरचना एकल ही रही। 16 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने 2 और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर इसे बहुसदस्यीय बना दिया। सदस्यों के रूप में एस धनोवा एवं BS सहगल की नियुक्ति की गई। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1990 तक रहा। दिसंबर 1989 में BP सिंह के प्रधानमंत्रित्व में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी। इस सरकार ने राष्ट्रपति से सिफारिश कर धनोवा एवं सहगल की नियुक्तियां रद्द करवा दी। चुनाव आयोग पुनः एक सदस्यीय बन गया। 1 अक्टूबर 1993 को केंद्र सरकार BP नरसिम्हा राव की सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया। आयोग में एक चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्तों का उपबंध किया गया। इसी अधिसूचना के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच कार्य विभाजन भी कर दिया गया। केवल पदनाम को छोड़कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचक आयुक्तों की शक्तियां समान है। हालांकि तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN सेशन 1990 से 96 ने नवीन सदस्यों एवं उनके कार्य वितरण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की अधिसूचना को वैध माना। 1993 से भारतीय निर्वाचन आयोग को इसकी संरचना बहुसदस्यीय ही है। 1993 में MS गिल एवं BGB कृष्णमूर्ति को निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचक आयुक्त के सेवा शर्त अधिनियम 1991 में 1993 के सूचना द्वारा संशोधित कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचक आयुक्तों के वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तुल्य कर दी गई। इनकी नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष के लिए होती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहते। इन द सेंस राष्ट्रपति इन्हें अपनी मर्जी से हटा नहीं सकता है। इनके एक प्रकार से रिमूवल का एक बाकायदा प्रोसेस है और इनको भारत का एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय जैसे उनके न्यायाधीश हटाए जाते हैं, वैसे ही इनके भी हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मार्च 2023 के निर्णय के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय समिति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता की सिफारिश पर राष्ट्रपति को करनी थी। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि व्यवस्था संसद के द्वारा कानून बनाने तक है। इस संबंध में संसद ने अगस्त 2023 में कानून बनाना शुरू कर दिया। नए विधेयक के तहत इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 324(2) के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष या सबसे बड़े दल का नेता होगा और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सरकार का वेटेज बढ़ा दिया गया और इस व्यवस्था में जहाँ पर एक प्रकार से प्रधानमंत्री प्लस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व लोकसभा में विपक्ष के नेता, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो जाती है। लेकिन ये वाली प्रोसेस थोड़ा सा सरकार के पक्ष में ज़्यादा झुकाव ये रखती है। चुनाव सुधार से संबंधित जो समितियाँ हैं, तो BM तारकुंडे समिति बनी 1974 में, दिनेश गोस्वामी समिति बनी 1990 में, इंद्रजीत गुप्ता समिति बनी 1998 में। तो ये समितियाँ याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है BM तारकुंडे समिति 1974 में आती है। इसे JP समिति भी कहा जाता है, JP कमेटी भी कहा जाता है। चुनाव सुधार की दिशा में यह पहली समिति थी। इस समिति का गठन सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी नामक एक गैर सरकारी संगठन NGO की ओर से जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 में किया गया था। समिति ने फरवरी 1975 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। मुख्य सिफारिशें क्या थी? मतदाता की आयु 21 वर्ष की बजाय 18 वर्ष कर देनी चाहिए। राजीव गांधी सरकार ने 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। सभी राजनीतिक दलों के लिए आय के स्रोतों का उल्लेख एवं आय व्यय का हिसाब रखना अनिवार्य हो तथा निर्वाचन आयोग इसकी जांच करे। राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों पर किया जाने वाला खर्च उम्मीदवार के हिसाब से जोड़ा जाए तथा चुनाव खर्च की वर्तमान सीमा बढ़ाई जाए। चुनाव के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्य सरकारी खर्च पर यात्रा न करें और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करें। फिर आकाशवाणी रेडियो पर चंद्रा समिति की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों को पिछले चुनावों में वोट प्रतिशत के आधार पर समय दिया जाए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय हो तथा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश के माध्यम से करे। इसमें प्रधानमंत्री हो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, लोकसभा के विपक्ष का नेता हो की सिफारिश पर करे, न कि प्रधानमंत्री की सिफारिश। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आती है। तो BP सिंह की राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक के बाद तत्कालीन कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव सुधार पर एक समिति का गठन किया।
समिति के अन्य सदस्यों में लालकृष्ण आडवाणी और सोमनाथ चटर्जी थे। मुख्य सिफारिशें, तो निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय हो व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के माध्यम से की जाए। तो समिति में होंगे प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष का नेता की सिफारिश पर। ये कितना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहता देखा ही जा सकता है। बहुउद्देशीय फोटो पहचान पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों का एक प्रकार से रोटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल कुछ ही सीटें एक ही क्षेत्र के निर्धारित कर दी जाएं, अलग अलग सीटें अलग अलग समय में निर्धारित की जाएं, जैसे कि सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व एक प्रकार से मिल जाए। किसी भी व्यक्ति को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। जमानत राशि बढ़ाना व डाले गए कुल मतों में से 1/4 से कम प्राप्त करने पर जमानत राशि जब्त करना, ताकि अगंभीर जो प्रत्याशी चुनाव न लड़े। आगामी चुनावों में ईवीएम का प्रयोग करना। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एक निश्चित सीमा तक राज्यों की ओर से धनराशि मिले, यानी स्टेट फंडिंग की बात ये करते हैं चुनावों की। पद रिक्त में के 6 महीने के चुनाव हो तथा निर्दलीय मृत्यु में चुनाव रद्द ना हो। तो अगर पद की रिक्ति हो गई हो तो 6 महीने चुनाव हो, और अगर किसी निर्दलीय सदस्य की मृत्यु हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कोई सीट है ABC कोई सीट है, तो वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी कैंडिडेट अपनी उतारेगी, कांग्रेस उतारेगी या BSP अपनी कैंडिडेट उतारेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टियां या कुछ निर्दलीय लड़े जाते हैं कि हम किसी दल से नहीं, हम स्वयं लड़ेंगे। तो अगर उस निर्दलीय की मृत्यु हो गई तो ये है कि चुनाव रद्द ना हो, है ना। अगर बीजेपी कोई कैंडिडेट खत्म हो जाता है या मर जाता है तो कम से कम चुनाव तो रद्द हो जाते हैं, INC का भी हो या किसी भी पार्टी का हो। लेकिन अगर निर्दलीय मरे तो कम से कम उनके लिए तो ये मत रखो, नहीं तो कोई भी चुनाव लड़ेगा और मर जाएगा तो इससे क्या समस्या हो जाएगी। चुनाव लड़ने में लगता ही क्या। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में होती है। तो इंद्र कुमार गुजराल की सरकार ने तत्कालीन गृह मंत्री एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के नेता इंद्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। गुप्ता के अलावा मनमोहन सिंह, दिग्विजय सिंह एवं सोमनाथ चटर्जी इस समिति के अध्यक्ष थे। सोमनाथ चटर्जी पहले भी जो समिति बनी थी दिनेश गोस्वामी समिति, वहाँ पर भी थे और यहाँ पर भी थे। तो सिफारिशें क्या थी कि निर्वाचन आयोग द्वारा केवल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को राजनीतिक सहायता यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड फंडिंग प्रदान की जानी चाहिए। जो मान्यता प्राप्त दल है, फॉर एग्जाम्पल BJP, BSP, है ना, INC, इनको केवल और केवल एक प्रकार से स्टेट फंडिंग दी जाए। ऐसा नहीं कि आप अरे गए नतू खैरी किसी को भी दे दें, स्टार्ट कर दीजिए, फिर इससे तो सभी लोग भ्रष्टाचार की तरह इसको लेंगे। राजनीतिक दल अपने आय व्यय का संपूर्ण ब्यौरा चुनाव आयोग को अनिवार्य रूप से दें। जो ऐसा नहीं करे उसे वित्तीय अनुबंध बंद होने चाहिए और उसके जो अनुदान है, स्टेट जो फंडिंग है, वो रोक देनी चाहिए। सरकारी कंपनियां राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चंदा ना दें। चलिए दोस्तों, कुछ अन्य प्रयास देख लेते हैं। तो अन्य प्रयास में सबसे पहले विधि आयोग की रिपोर्ट आई थी 1999 में। तो इसमें क्या सजेशन दिए गए थे। पहला कि निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं को लोकसभा में विधानसभा को चुनाव लड़ने की अनुमति ना हो। तो इसने बेसिकली निर्दलीय उम्मीदवारों को, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनको विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति ही नहीं देने की बात की। विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित हो। फिर दल बदल रोकने के लिए चुनाव पूर्व गठबंधन को एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिले और उम्मीदवार अपनी संपत्ति व अपराध का ब्यौरा दे। फिर संविधान कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आयोग बना था, राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में बना था। आयोग की स्थापना 22 फरवरी 2000 को सरकार द्वारा संकल्प के माध्यम से की गई थी। आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष का था। बाद में इसका कार्यकाल आवश्यकता अनुसार 31 मार्च 2002 तक बढ़ाया गया था। इसने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने चुनाव सुधार के संदर्भ में कुछ सिफारिशें दी। तो आयोग ने चुनाव की बढ़ती लागत, भ्रष्टाचार एवं राजनीति का प्राधिकरण, बहुदलीय व्यवस्था एवं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पर ध्यान दिया। सिफारिशें क्या थी कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति सिफारिश की, तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर हो, एक समिति हो और वही जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति करे। जाति, धर्म, भाषा, नस्ल आदि के आधार पर चुनाव प्रचार का प्रतिबंध लगाया जाए। चुनाव प्रचार की अवधि कम होनी चाहिए और एक से अधिक जगह से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए। फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं चुनाव सुधार। तो वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए शपथ पत्र में निम्नलिखित जानकारी देने का एक प्रकार से कहा कि आवश्यक है। पहला, आपराधिक रिकॉर्ड आपके मतलब एक प्रकार से आपको बताने चाहिए। दूसरा, स्वयं या पत्नी तथा आश्रितों की चल या अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया जाना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता और सार्वजनिक
प्रतिष्ठानों की बकाया देनदारियां भी आपको बताना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड एक लिली थॉमस केस होता है 2013 में। इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस धारा के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को 2 वर्षों से ज़्यादा की सजा सुनाई जाती है अथवा वह 3 महीने में ऊपरी अदालत में अगर अपील दायर कर देता है तो वह अयोग्य नहीं माना जाएगा, जबकि इस अधिनियम की धारा 3(4) आम आदमी को इस आधार पर अयोग्य मानती। धारा 8(4) संविधान में वर्णित समता के या समानता के अधिकार का अतिक्रमण कर रही थी, अतः सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब वह 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस फैसले की वजह से सर्वप्रथम कांग्रेस सांसद राशिद मसूद की सजा गई थी, फिर लालू यादव आदि की सजा चली गई थी। 2013 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने जेल में बंद व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, पर संसद ने इस फैसले को उलट दिया। संसद का तर्क था कि उसका नाम निर्वाचक नामावली में रहता है, अतः वह वोटर है तो उम्मीदवार भी बन सकता है। 2 जनवरी 2014 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जाति एवं धर्म के नाम पर वोट मांगना और राजनीति करना अपराध माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चरणवार एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सभी चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल प्रदर्शित किया जाएगा। तो अब एक चरण, जैसे अभी भारत में 2 फेज के चुनाव हो गए हैं ना, तो फर्स्ट फेज के बाद कोई एग्जिट पोल नहीं आया, सेकंड फेज के बाद कोई एग्जिट पोल नहीं आया। एग्जिट पोल आएगा जब सभी फेज के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इस पर प्रतिबंध इसने लगाया था, सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाया था। इस प्रतिबंध का मूल कारण यह था कि एग्जिट पोल भी मैनेज होते थे, इससे लोगों का मतदान व्यवहार प्रभावित हो रहा था। तो आप अपने मैनेज तरीके से आप बता दें कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, तो लोगों को लग रहा है कि अगर बीजेपी जीत ही रही है तो हम क्यों पीछे हटें, तो ये बात रहती है। फिर चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधार, तो ईवीएम का मुद्दा हमेशा लाइमलाइट में रहता है, इसको देख लीजिए। तो ईवीएम का इतिहास देख लेते हैं। तो बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट, तीनों चीज़ें इसमें आती हैं, ईवीएम में होती हैं। तो 1977 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त LS सकदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन शुरू करने के बारे में बात की। 1980-81 में ECIL और BEL ने ईवीएम विकसित किया और इसको एक कासिस का प्रदर्शन भी किया, ECIL और BEL ने। 1982-83 में केरल में पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 50 मतदान केंद्रों में ईवीएम का प्रयोग पहली बार किया गया। बाद में 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया गया। 8 राज्य, एक संसदीय राज्य। 1984 में उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम का प्रयोग खारिज किया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन होने पर ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 1989 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया। 15 मार्च 1989 को ईवीएम के प्रयोग को अनुमति प्राप्त मिली। 2000 से सभी निर्वाचनों में ईवीएम का प्रयोग किया गया। 4 लोकसभा चुनावों एवं 182 राज्य विधानसभा चुनावों में इसका प्रयोग हुआ। 2000 से सभी निर्वाचनों में ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। प्रायोगिक तौर पर ईवीएम का पहला प्रयोग 1998 के दिल्ली, MP एवं राजस्थान के विधानसभा चुनावों में किया गया था। 1999 में गोवा ऐसा पहला राज्य था जहां पूर्णतः ईवीएम से चुनाव हुआ। 2004 में 14वीं लोकसभा का चुनाव पूर्णतः ईवीएम से हुआ था। सन 2000 से सभी निर्वाचनों में ईवीएम का प्रयोग किया गया। 2018 में तो मतपत्र का प्रयोग फिर से शुरू करने संबंधी याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। फिर वीवीपैट क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रेल 4 अक्टूबर 2010 को आयोजित सभी राजनीतिक दलों की बैठक में ईवीएम सहित वीवीपैट को शामिल करने पर सहमति बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगे। तब चुनाव आयोग ने 2018 के विधानसभा चुनावों में जो वीवीपैट है की शुरुआत की। वीवीपैट के तहत ईवीएम पर मतदान के पश्चात मतदाता को एक रसीद मिलती है, जिससे वह सुनिश्चित होता है कि वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे डाला गया है। तो आप जब वोट डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बीजेपी को वोट दिया या INC को वोट दिया, किसी को भी वोट दिया, तो आपको जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए, लगभग 5-10 सेकंड के लिए वो पर्ची आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाँ, मैंने जिसको वोट दिया उसी को वोट गया है कि नहीं गया। अगर 2013 को वीवीपैट का प्रयोग करने के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया और नागालैंड में 51 नोंगसेक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन में पहली बार इसका प्रयोग किया गया। फिर अक्टूबर 2013 में उच्चतम न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चरणबद्ध रूप से वीवीपैट प्रणाली शुरू करने की अनुमति दी। फिर 2019 के 17वीं लोकसभा के चुनाव में
पूर्ण रूप से वीवीपैट का उपयोग किया गया। मतदान पहचान यानी वोटर आइडेंटिटी कार्ड, तो फर्जी मतदान रोकने के लिए चुनाव आयोग ने 1993 से इन्हें बनाना शुरू किया। जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 2002, चुनावी पारदर्शिता हेतु इस संशोधन के द्वारा अब उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड एवं शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा देना होता है। नोटा तो 27 सितंबर 2013 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चुनाव में नोटा उपरोक्त में से कोई नहीं वोट दर्ज करने का अधिकार पर लागू होना। साथ ही चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में इसके लिए बटन प्रदान करने का आदेश दिया जाना चाहिए। तो 11 अक्टूबर 2013 को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर प्रदर्शित मतपत्रों और अन्य सभी मतपत्रों पर नोटा का विकल्प शुरू किया गया। फिर नोटा का प्रतीक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NIA अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया गया है। द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक गैर सरकारी संगठन ने नोटा के पक्ष में जनहित याचिका दायर की थी। तो चुनाव सुधार एवं चुनाव संबंधित जो कंटेम्प्रेरी इशूज हैं उनको देख लेते हैं। पहला है एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। तो 1952, 57, 62 और 66 में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न हुए। 71 से यह क्रम टूट गया। चुनाव आयोग ने 1983 में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने की अनुशंसा की। बाद में विधि आयोग एवं नीति आयोग ने इसका समर्थन किया। दिनेश गोस्वामी समिति ने भी 1990 में इसकी अनुशंसा की थी। एकल मतदाता सूची, तो एक राष्ट्र एक मतदाता सूची स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, विधानसभा, लोकसभा की सिफारिश इसमें बेसिकली की सिफारिश भारत निर्वाचन आयोग ने 1999 से 2004 में की तथा 2015 में जारी विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में भी इसकी सिफारिश की गई थी कि एकल मतदाता सूची हो। चुनावी बॉन्ड योजना, इस योजना की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 में की थी। यह राजनीतिक दलों के वित्त पोषण की योजना है। यह राजनीतिक दलों को गुप्त मतदान देने का तरीका है, गुप्त दान देने का तरीका है। इस बॉन्ड के तहत दान उन्हीं पंजीकृत राजनीतिक दलों को मिल सकता है जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 1% मत प्राप्त किए गए हों। केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय ने दिया कि RTI के तहत इस दान की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो केंद्रीय सूचना आयोग ने क्या निर्णय दिया कि RTI के तहत इसकी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के अपने जो निर्णय है उसमें एक प्रकार से चुनावी जो बॉन्ड योजना है इसको एक प्रकार से गैर संवैधानिक घोषित कर दिया और आदेश दिया SBI को कि जितने भी पैसे आपको मिले हैं, कहाँ से कैसे मिले हैं, कितनी पार्टियों को कैसे किसने दिया है, आप उसका पूरा ब्यौरा पब्लिक करिए। तो अब ये एक प्रकार से रिडंडेंट हो गई है ये योजना। सेफोलॉजी क्या है? सेफोलॉजी राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत चुनाव एवं मतदान का मात्रात्मक विश्लेषण, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्शन एंड बैलेटिंग किया जाता है। सेफोलॉजी के तहत चुनावी आंकड़े, मतदान व्यवहार के आंकड़े, ओपिनियन एवं एग्जिट पोल, चुनावी खर्च आदि से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। विज्ञान दादा जैसे विद्वान प्रसिद्ध सेफोलॉजिस्ट हैं। ओपिनियन पोल, जनमत सर्वेक्षण, मतदाताओं के मतदान संबंधी रुझानों को जानने के लिए मतदान से पहले ही किया जाता है ओपिनियन पोल। आपने भी बहुत सारे ओपिनियन पोलों का सुना होगा। एग्जिट पोल ये मतदान के बाद किए जाते हैं। चुनाव के बाद यह सर्वेक्षण किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके मतदाताओं द्वारा वास्तव में किसे मतदान किया गया। राजनीतिक दलों में सूचकांक, इंडेक्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहला है लाक्सो तागे-पेरा सूचकांक। लाक्सो तागे-पेरा सूचकांक तो दलों की प्रभावी संख्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताता है। या किसी देश की दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम में विभिन्न दलों के वोट शेयर, इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और संसद में सीट शेयर, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टीज का मापन करता है। यह मापन विभिन्न देशों की दलीय व्यवस्था की तुलना से काम आता है। फिर नेक्स्ट है वाइल्डजन इंडेक्स। तो यह छोटी पार्टियों पर विशेष बल देता है, स्पेशल वेटेज ऑन स्मॉल पार्टी। जॉन मलिनार सूचकांक, यह बड़े दलों पर विशेष बल देता है। गल्लाघेर व पीटरसन सूचकांक, दलीय व्यवस्था का अध्ययन करने वाले सूचकांक। पुस्तकें संजय कुमार एवं प्रवीण राय की पुस्तक है इलेक्शन पर, मैनेजिंग वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया 2013 में आती है। और संदीप शास्त्री, KC सूर्य एवं योगेंद्र यादव की जो पुस्तक है उसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन स्टेट्स: लोकसभा इलेक्शन इन 2004 एंड बियॉन्ड, 2009 में पुस्तक आती है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।